नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत और हम हमारे आज दौरानकारी के प्रकरण के अंतर्गत हम लेंगे पाठ्य पुस्तक। क्या होती है पाठ्य पुस्तक और संस्कृत में किन पाठ्य पुस्तकों का समावेश किया जाता है, ठीक है, इनकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम शिक्षक है वो अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सकता है। विद्यार्थी भी कभी भी उस पुस्तक के माध्यम से अपने अंतर्गत कोई भी अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से वो उसको दूर कर सकता है, उस समस्या को दूर कर सकता है। तो इसीलिए पाठ्य पुस्तक बहुत ही आवश्यक होती है। तो कुछ महत्वों को देखेंगे हम लोग यहाँ पर, पाठ्य पुस्तक के प्रकारों की चर्चा करेंगे और उसका जो विश्लेषण होता है पाठ्य पुस्तक का, उसका विश्लेषण भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक का महत्व, पहले महत्व की बात करते हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहला, सूचनाओं के संग्रहण में, सूचनाओं के संग्रहण में मतलब कि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूचनाएं संग्रहित होती है जिससे कि हम लोग या पढ़ने वाले और भी विद्यार्थी हैं उन्हें उचित सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पर एक पाठ्य पुस्तक का उदाहरण ले लेते हैं कि कोई किताब है, किताब के माध्यम से पढ़ा रहा है अध्यापक, तो उसमें किस प्रकार की सूचना, तो सूचना के अंतर्गत किताब में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है कि उपरोक्त शिक्षकों के लिए, हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक जो परिचय दिया होता है उसमें लिखा होता है शिक्षकों के लिए। तो वो सूचना एक तरह की शिक्षक उसे पढ़कर विद्यार्थियों के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत करें। कुछ ऐसे समीकरण बिंदु होते हैं वो विद्यार्थियों के लिए विशेष होते हैं, तो अध्यापक है वो उनको गृह कार्य के रूप में या कभी कभी समय होने पर कक्षा के अंतर्गत भी विद्यार्थियों को देता है और विद्यार्थी उस कार्य को करते हैं। तो ये सारे सूचनाएं पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संग्रहित होती है। इसके अलावा शिक्षक के लिए मार्गदर्शन का कार्य, शिक्षक के लिए मार्गदर्शन, शिक्षक का मार्गदर्शन किस प्रकार करती है पुस्तक। तो शिक्षक है वो अपना जो पूरी संपूर्ण प्रक्रिया है वो इस पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित रखता है। कैसे, तो शिक्षक है, अगर मान लो शिक्षक को कह दिया जाए कि आपको कक्षा 6 में संस्कृत पढ़ाना है, तो शिक्षक कहाँ से प्रारंभ करे, किस प्रकार उन्हें पढ़ाए, ये सारी समस्या आती है। अब पाठ्य पुस्तक उसके पास है, पाठ्यक्रम भी है, तो लेकिन पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ बिंदु जो दे रखे हैं उनको किस प्रकार से समझाया जाए तो वो समस्या रहती है। तो अध्यापक है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से एक स्टेप बाय कहें कि सोपान के आधार पर कि किस प्रकार सीढ़ियों पर चला जाए उस तरह से विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। तो एक अध्यापक के लिए जो पुस्तक है वो मार्गदर्शन करती है, अध्यापक को राह दिखाती है कि उसे किस प्रकार चलना है, किस कक्षा में किस प्रकार पढ़ाना है, ये सारी चीजें उसके इस कारण से शिक्षक के महत्व रखती है पाठ्य पुस्तक। फिर है ज्ञानार्जन का सुलभ एवं मितव्ययी साधन। ज्ञान अर्जन का मतलब कि पुस्तक से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। सभी को पता है कि पुस्तक के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार के ज्ञानों का संग्रहण हमारे अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं। मितव्ययी साधन मतलब कि मित्रतापूर्ण व्यय होता है। ये अब अगर हम बात करें तो जो लिखित सामग्री पाठ्य पुस्तक में हमारे पास है तो उसका तो व्यय होता ही नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि अगर मान लो हो भी जाता है उसका व्यय या मतलब कि वो क्षतिग्रस्त भी हो जाती है तो वो धीरे धीरे एकदम से वो खराब नहीं होती है, ठीक है। तो मितव्ययी साधन मतलब कि हम लोग इसका जिस प्रकार हम अपने मित्र का प्रयोग, कहीं भी मित्र से हम हर प्रकार की बातचीत कर सकते हैं, उसी प्रकार पुस्तक के माध्यम से हम लोग हर प्रकार के डाउट हमारे क्लियर कर सकते हैं। फिर है अनुवाद व्याख्या विश्लेषण में सहायक, अनुवाद व्याख्या विश्लेषण में सहायक। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम अनुवाद कर सकते हैं, व्याख्या करते हुए हम लोग शब्दों के अर्थ को समझ सकते हैं, विश्लेषण
कि क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चर्चा हम लोग पाठ्य पुस्तक हमारे पास होगी तभी हम कर सकते हैं। अध्यापक आए भी, प्राचीन समय में क्या होता था कि अध्यापक जाते थे कक्षा में, व्याख्यान देते थे और विद्यार्थी वो सुनते थे केवल। अब सुनने पर कुछ ज्ञान तो उनके अंतर्गत रहता था और कुछ ज्ञान चला जाता था। जो ज्ञान रहता था वो स्थायी रूप से थोड़ा बहुत वो उसको आगे चलाते थे। शिक्षक है दोबारा उन्हें वो उस चीज को पढ़ाते नहीं थे और विद्यार्थी है दोबारा वो पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि अध्यापक केंद्रित शिक्षा प्रणाली का उस समय चलन था। तो आज जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चल रही है उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण ही यहाँ तक कि पाठ्य पुस्तक है उसका निर्माण भी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। तो हमारे लिए वो अनुवाद, व्याख्या, विश्लेषण सभी तरीके से एक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा समय एवं शक्ति का सदुपयोग, समय एवं शक्ति का सदुपयोग। अगली बात, समय की बचत होती है। केवल एक पाठ्यक्रम अध्यापक को दे दिया जाए कि आप ये पाठ्यक्रम लीजिए, इसमें ये टॉपिक दिए हुए हैं, आप विद्यार्थियों को पढ़ा दीजिए। अब अध्यापक है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही नोट्स तैयार करेगा। अब यहाँ पर पाठ्य पुस्तक उनके सामने है तो उससे संबंधित वो नोट्स को इकट्ठे कर सकता है कि मैं इस तरीके से किताब में दे रखा है, उसको अपने तरीके से किस प्रकार बनाकर बच्चों को समझाऊं। लेकिन जब अगर पाठ्य पुस्तक नहीं होगी तो उसे पूरी तैयारी करके आना होगा और स्वयं के नोट तैयार करने होंगे। हम लोग छोटी कक्षाओं में तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से विद्यार्थी के समझ में वो पाठ्य पुस्तक होती है, हमारे पास भी पाठ्य पुस्तक होती है, तो हम लोग आसानी से पढ़ा सकते हैं। विद्यार्थी कहीं पर जहाँ पर वो उच्चारण संबंधी गलतियां कर रहा है उसको हम तुरंत वहाँ पर सुधार करवा देते हैं। तो यहाँ पर समय की बचत हो रही है, कोई कलेक्शन नहीं करना है और शक्ति का भी सदुपयोग हो रहा है, सही प्रकार से उपयोग हो रहा है। जो समय अध्यापक है अपनी विषय सामग्री को जुटाने में लगाता था वही समय कक्षा में बच्चों को समझाने में वो लगा रहा है। इसके अलावा विद्यार्थी की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। इसके अलावा विद्यार्थी की कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास। जब पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी के समक्ष सामने है तो विद्यार्थी कल्पनाशील होगा, उससे संबंधित विचार उसके मस्तिष्क में आएंगे और अलग अलग प्रकार की वो कल्पनाएं करना प्रारंभ कर देगा। तर्क शक्ति, क्योंकि जो आज की जो प्रणाली है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, इसके अंतर्गत अध्यापक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रह के कक्षा के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक जब उनके सामने होगी तो कुछ ऐसा कोई भी अगर प्रकरण से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो विद्यार्थी है अध्यापक से प्रश्न पूछेंगे, अध्यापक है उन्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास माना जाता है। इसके अलावा ज्ञान का स्थायीकरण, ज्ञान का स्थायीकरण। अब ज्ञान का स्थायीकरण कैसे होता है? तो जो हम और आप बात करें कि जो ज्ञान, जो चीज हमारे सामने हमने देखी है, जिसके बारे में देखते हुए हम लोगों ने सुना है, तो वो ज्ञान हमारे अंदर स्थायी हो जाता है। अब यहाँ पर जो शिक्षण कार्य है अध्यापक जो करवा रहा है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, विद्यार्थियों के सामने भी वो पुस्तक रखी हुई है, तो अध्यापक जब पढ़ाएगा विद्यार्थी उस पुस्तक में देखेंगे, देखते देखते बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे, बहुत सारे शब्द होंगे जिनका प्रयोग मतलब अध्यापक बार बार में करेंगे। किताब में वो शब्द बार बार में दिए होते हैं, आवृत्ति होती है, विविधता का सिद्धांत यहाँ पर अपनाते हैं पाठ्यक्रम के निर्माण में। तो विद्यार्थी के अंतर्गत जो शब्दों का भंडार है उसकी वृद्धि होती जाती है, क्योंकि जो चीज हमें सामने देखने को मिलेगी, जिसके बारे में बतलाया जाएगा, वो ज्ञान हमारे अंदर स्थायी रूप से होता है। अब अध्यापक जो ज्ञान दे रहा है किताब से, वो किताब बालकों के पास भी होती है, तो इसीलिए जो ज्ञान होता है उसका स्थायीकरण हो जाता है। अब हम देखें संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रकार की बात करते हैं हम लोग, तो 4 प्रकार की पाठ्य पुस्तक प्रचलित है। पाठ्य पुस्तक के प्रकार, तो पहली पाठ्य पुस्तक है वो है संस्कृत पाठ्य पुस्तक, जिसके अंतर्गत
गद्य पद्य, गद्य पद्य संग्रह होता है, गद्य पद्य का संग्रह होता है। दूसरी है संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पुस्तक, संस्कृत की जो व्याकरण की पुस्तक है दूसरा प्रकार वो होता है। तीसरा है संस्कृत रचना संबंधी, रचना संबंधी, ठीक है। और तीसरी है संस्कृत अनुवाद संबंधी, संस्कृत अनुवाद संबंधी। देखो 4 प्रकार की पुस्तकें प्रचलित है। पहली है गद्य पद्य, सभी को पता है गद्य कहानी नाटक, ठीक है, इनका जो समावेश है। पद्य काव्य के अंतर्गत श्लोक भी आ जाएगा, सुभाषितानी भी होती है, ये सारा संग्रह होता है। अब ये संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक होती है इसमें गद्य पद्य दोनों का संग्रह एक ही किताब में किया जाता है। फिर है संस्कृत व्याकरण पुस्तक, व्याकरण की पुस्तक अलग से होती है जिसके अंतर्गत व्याकरणिक तथ्यों का समावेश होता है। फिर है संस्कृत रचना संबंधी, रचना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, ये सारी चीजें इसमें आती है। फिर है संस्कृत अनुवाद संबंधी, जो संस्कृत की ये मेन पाठ्य पुस्तक होती है उससे संबंधित अगर हम कहें सहायक पुस्तक का कार्य ये पुस्तक करती है। तो ये थी हमारे आज हमने देखा पाठ्य पुस्तक का महत्व और उसके प्रकारों की चर्चा की। तो आप लोग अपने जो मैंने बताया आपको समझाया उसी को आपको अपने उत्तर पुस्तिका में एक प्रश्न के रूप में करके लाना है। गृह कार्य प्रश्न, पाठ्य पुस्तक का महत्व बताते हुए, पाठ्य पुस्तक का महत्व बताते हुए इसके प्रकारों का नाम लिखें। पाठ्य पुस्तक का महत्व बताते हुए इसके प्रकारों का नाम आपको लेकर लाना है। ये लघुतरात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाए, बाहर जाते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहे। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।